हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। ऑल इंडिया स्टेट एजेई पीवाईक्यू सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके पास डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में आज हम बात करेंगे आपके पास एक और नई यूनिट की, जहां पे हम डिस्कस करेंगे आपके पास डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स के प्रीवियस पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। अगर आपने अब तक डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर कवर नहीं किया है तो पहले आप उसको कवर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आपके पास कंप्रेशन मेंबर की। कंप्रेशन मेंबर को भी उसी तरह से डिस्कस किया जाएगा जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट को कवर किया है। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर ए मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज लोड। किसकी बात की जा रही है, आपके पास कंप्रेसिव मेंबर की बात की जा रही है और वहां पर डेड लोड और लाइव लोड का इफेक्ट कंसीडर किया जा रहा है। तो उस कंडीशन में हमें क्या बताना है, हमें स्लेंडरनेस रेशो बताना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्लेंडरनेस रेशो के कंसेप्ट की, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए सर, उसके लिए हमें सबसे पहले एल इफेक्टिव पता होना चाहिए। अगर हम एल इफेक्टिव की बात करते हैं तो एल इफेक्टिव को हम क्या लिख सकते हैं सर, के इंटू एल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, के इंटू एल लिख सकते हैं। अब जो मेरे पास के की वैल्यू रहती है वो अकॉर्डिंग टू IAS 800 2007 के मुताबिक रहती है। IAS 800 2007 के मुताबिक आप टेबल में देख सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल सही। और उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं आपके थर्ड पॉइंट्स, यानी कि जो मेरे पास स्लेंडरनेस रेशो होता है, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो बताना है हमको, तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो जो रहेगा आपके पास वो रहेगा सर एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम रहेगा। कुछ हम इस तरह से डिस्कस करते हैं, आर मिनिमम। अगर हम बात करते हैं एल इफेक्टिव की, तो एल इफेक्टिव को मैं के एल लिखता हूं डिवाइडेड बाय आर मिनिमम। क्लियर है। तो कभी कभी आपसे डायरेक्ट तो स्लेंडरनेस रेशो भी पूछ सकता है कि सर स्लेंडरनेस रेशो हमारे पास क्या होता है। क्लियर है, स्लेंडरनेस रेशो क्लियर हो गया है। अब स्लेंडरनेस रेशो हमने किसका देखना है, कंप्रेशन मेंबर का। तो देखिएगा स्लेंडरनेस रेशो देखना हमें मैक्सिमम। क्लियर है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर किसकी, आपके पास कंप्रेशन मेंबर की बात की जा रही है आपके पास। ठीक है, सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो कि आपको कभी टेबुलर फॉर्म में याद नहीं होते हैं, वो आज आपको कैसे याद करवाए जाएंगे वो आप देखिएगा। आपको बताना है स्लेंडरनेस रेशो बताना है मैक्सिमम कब, जब सर आपका डेड लोड हो प्लस आपके पास लाइव लोड हो। तो उस कंडीशन में शुड नॉट बी एक्सीड, किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, 180 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। क्लियर है। बट जब हम बात करते हैं मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो कब, जब सर आपका विंड लोड हो और सर आपका अर्थक्वेक लोड हो। तो उस कंडीशन में शुड नॉट बी एक्सीड, किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए सर, 250 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हो गया है कि 180 होना चाहिए और हमारे पास 250 होना चाहिए इक्वल। क्लियर है, ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे मेरे ये दोनों ही पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को मैं क्या कर लूंगा, आपका अंडरलाइन कर लीजिएगा कि डेड लोड और लाइव लोड के केस में कितना रहेगा और विंड लोड और अर्थक्वेक के केस में कितना रहेगा। तो आपसे यही तो पूछा है, डेड लोड एंड इम्पोज लोड इज 180 200 150 एंड 120। तो आपका आंसर क्या हो गया है सर, यहाँ पर 180 हमारा राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि एक कॉलम स्प्लाइसिस इज यूज्ड टू इंक्रीज, कि जो आपके पास कॉलम स्प्लाइसिस है वो क्या किसको इंक्रीज करता है, लेंथ ऑफ द कॉलम को इंक्रीज करता है या स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम को इंक्रीज करता है या आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम को इंक्रीज करता है। तो अगर हम बात करता हूं, सपोज कीजिएगा कि आपके पास क्या है, आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं और जो आपके पास अवेलेबल कॉलम सेक्शन है वो सपोज करो कुछ आपके पास कम है और बिल्डिंग की जो हाइट है उससे ज्यादा है। तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में जब आप दो कॉलम को आपस में कनेक्ट करेंगे, देखिएगा बिल्डिंग की हाइट सपोज करो आपके पास 8 मीटर की है और आपके पास अवेलेबल कॉलम सेक्शन कितने हैं, 6 मीटर्स के हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक और एडिशनल कॉलम्स प्रोवाइड करेंगे ऊपर। बिल्कुल सर, एडिशनल कॉलम्स प्रोवाइड करेंगे। तो इन दोनों ही कॉलम को मुझे क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है। अब मुझे जब इनको आपस में कनेक्ट करना है तो उसी को क्या बोला जाता है, आपका कॉलम स्प्लाइसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, कॉलम स्प्लाइसेस। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स आपको कॉलम स्प्लाइसेस का याद रखना है कि सर इफ लेंथ ऑफ कॉलम इज, इफ लेंथ, अगर क्या हो सर, लेंथ ऑफ कॉलम
लेंथ ऑफ कॉलम क्या हो आपके पास, मोर देन हो अवेलेबल लेंथ ऑफ कॉलम से, लेंथ ऑफ कॉलम से, ठीक है। तो उस कंडीशंस में हम किसका यूज करेंगे, तो उस कंडीशन में सर हम अपनी कॉलम सप्लाइसिस का यूज करेंगे। तो यूज्ड कॉलम सप्लाइसिस, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखना है। पहला पॉइंट्स क्लियर हो गया आपको सर कि जब हमारे पास को इफ लेंथ ऑफ कॉलम कि जो भी आपकी बिल्डिंग का कॉलम है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, अवेलेबल लेंथ ऑफ कॉलम सेक्शंस, पूरा लिख देते हैं भाई, अवेलेबल लेंथ ऑफ कॉलम सेक्शंस, बिल्कुल सही। ये क्या करता है सर, आपके पास दो डिफरेंट कॉलम को ज्वाइन करता है। सेकंड पॉइंट्स, इट इज ज्वाइनिंग टू डिफरेंट कॉलम, टू डिफरेंट कॉलम को क्या करता है, ये आपका ज्वाइन करता है डियर, ठीक है सर। ये तो होता है ज्वाइन करता है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है आपके कॉलम लेंथ इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज दी कॉलम लेंथ, इंक्रीज दी कॉलम लेंथ हो जाता है, क्लियर है। तो ये भी आपको याद रखना है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट्स क्या होगा, देखिएगा अगर मैं बात करता हूं कॉलम लेंथ की, सपोज करो आपके पास ये क्या हो गई है, कॉलम लेंथ हो गई है। अब जो ये कॉलम लेंथ हो गई है, कॉलम लेंथ को मैं नाम दे रहा हूं आपके पास एल सी, बट यहाँ पे आपके पास ये कॉलम सप्लाइसिस की लेंथ भी होगा कुछ, बिल्कुल सही, जिसको नाम दे रहा हूं मैं आपके पास एल एस सी, कॉलम सप्लाइसिस मतलब आपके पास सी एस नाम दे रहा हूं। तो ये भी सवाल पूछा जाता है। तो थर्ड जो रहेगा आपके पास कि लेंथ ऑफ कॉलम सप्लाइसिस जो रहेगा, लेंथ ऑफ दी कॉलम सप्लाइसिस, कॉलम सप्लाइसिस वो क्या रहेगा आपके पास, 1/4 ऑफ दी, शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होनी चाहिए सर, 1/4 ऑफ दी कॉलम, लेंथ ऑफ कॉलम नहीं होनी चाहिए, कॉलम, क्लियर है। तो इस तरह से हमें ये भी कंसेप्ट आपका क्या हो गया है सर, क्लियर हो गया है। तो देखिएगा कॉलम सप्लाइसिस से आपको यहाँ पर तीन फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। सबसे पहला फंडामेंटल कि लेंथ ऑफ कॉलम इज मोर देन अवेलेबल लेंथ ऑफ कॉलम सेक्शन, तो उस कंडीशन में हम कॉलम सप्लाइसिस यूज करेंगे। सेकंड ये क्या करता है, इट इज ज्वाइनिंग टू डिफरेंट कॉलम, ये दो डिफरेंट कॉलम को आपस में ज्वाइन करता है, जिससे क्या हो जाती है सर, कॉलम की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। थर्ड हम बात करते हैं कि जो लेंथ ऑफ कॉलम स्प्लाइसिस होता है वो आपका शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए, 1/4 ऑफ दी कॉलम लेंथ से कम नहीं होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका एक्यूरेट है। तो इसका मतलब ये क्या है सर, टू इंक्रीज दी लेंथ ऑफ कॉलम। नेक्स्ट बोला है स्ट्रेंथ ऑफ दी कॉलम, नो सर ये भी फॉल्स हो गया है। नेक्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया, सर ये भी फॉल्स हो गया है, और नन ऑफ दीज आपका आंसर हो नहीं सकता। तो आपका जो राइट आंसर बन गया है यहाँ पे वो आपका ए इज द राइट आंसर बन गया है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार इन ए बिल्ट अप स्टील कंप्रेशन मेंबर शेल नॉट बी एक्सीड, किसकी बात की जा रही है, लेसिंग बार की बात की जा रही है। तो देखिएगा हमने अभी डिस्कस किया सर, दो कॉलम है आपके पास कुछ इस तरह से, मैं आपको दोनों ही डायग्राम बता दूंगा आपके पास, एक ये कॉलम हो गया, एक आपके पास ये कॉलम हो गया, ठीक है। अब इन दोनों ही कॉलम्स को क्या करना है मुझे, या तो लेसिंग बार से कनेक्ट करना है या मुझे अपने बैटन सिस्टम से कनेक्ट करना है। तो अगर मैं इसको लेसिंग सिस्टम से कनेक्ट करता हूं, तो लेसिंग सिस्टम से कुछ इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा, इस तरह से, जहां पे आपके पास सिंगल लेसिंग भी हो सकती है और सर आपके पास डबल लेसिंग भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों ही बता देता हूं, सिंगल लेसिंग भी हो सकती है सर आपके पास और डबल लेसिंग भी हो सकती है। आप यहाँ पे डायग्राम देख चुके होंगे, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। तो देखिएगा इनको जब ज्वाइन किया जाएगा वो आप रिविट और बोल्ट से भी ज्वाइन करते हैं और वेल्डिंग प्रोसेस भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको बेस्ट रहेगा, ठीक है।
क्लियर हुआ। कॉलम सेक्शन को मैंने सिंगल लेसिंग सिस्टम से भी कनेक्ट कर दिया है और डबल लेसिंग सिस्टम से भी कनेक्ट कर दिया है। बट अगर हम बात करते हैं लेसिंग सिस्टम की जगह हम एक और मेंबर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं आपका बैटन प्लेट। बैटन प्लेट क्या होता है, एक फ्लैट प्लेट की तरह होता है, यानी कि एक फ्लैट सेक्शन होता है। जब प्लेट की तरह होता है तो सर ये कुछ इस तरह से होता है। अब इसको भी क्या कर सकते हैं सर, हम इसको भी सर आप क्या कर सकते हैं, रिविट और बोल्ट से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो वहां पे वेल्डिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने किसकी बात की है सर, लेसिंग सिस्टम की बात की है, इसकी सर लेसिंग सिस्टम की। और अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूं तो ये क्या है आपके पास सर, ये आपके पास बैटन, क्या है सर आपके पास, बैटन सिस्टम है, बैटन सिस्टम है। क्लियर है, बिल्कुल सही। लेसिंग सिस्टम का हो या बैटन सिस्टम का हो, ये आपके पास क्या करता है, ये रजिस्ट करता है आपके पास ट्रांसफर शेयर फोर्स को रजिस्ट करता है। क्लियर है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि जो स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग मेंबर होता है, किसकी बात की जाए, ये लेसिंग मेंबर्स की, तो स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग मेंबर जो होता है वो शुड नॉट बी मोर देन 145 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये कितना होना चाहिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सेकंड पॉइंट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होना चाहिए हमारे पास वो 40 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के बीच में होना चाहिए। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना है। थर्ड जो यहाँ पे रखना है सर, ये आपके पास सिंगल भी हो सकता है, सिंगल लेसिंग सिस्टम हो सकता है, और सर आपके पास डबल लेसिंग सिस्टम हो सकता है, डबल लेसिंग सिस्टम हो सकता है। सिंगल लेसिंग सिस्टम की अगर हम थिकनेस की बात करते हैं और इसकी भी थिकनेस की बात करते हैं, थिकनेस पूछी जाती है तभी मैं आपको बता रहा हूं। सिंगल लेसिंग सिस्टम की जो थिकनेस होती है वो सर L/40 होती है और डबल की सर हमारे पास L/60 होती है। तो ये जो आपके पास ये कोडल प्रोविजन है ये किसका है, लेसिंग का, कि स्लेंडरनेस रेशो 145 से कम नहीं होना चाहिए, एंगल आपका 40 से 70 डिग्री का, थिकनेस सिंगल लेसिंग की L/40 और L/60 डबल के लिए। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, लेसिंग सिस्टम का स्लेंडरनेस रेशो पूछा था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 145। ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं स्लेंडरनेस रेशो किसका, बैटन सिस्टम का, किसकी बात करते हैं हम सर, बैटन सिस्टम का। तो बैटन सिस्टम का जो होता है सर आपके पास शुड नॉट बी मोर देन 50, और 50 से कम नहीं होना चाहिए, या फिर हम लिख सकते हैं 0.7 होल। ये किसके लिए सर आपके पास, होल सेक्शंस के लिए, होल सेक्शंस के लिए। क्लियर है, बिल्कुल सही। तो ये भी आपको थोड़ा सा पैटर्न सिस्टम का भी यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, मूव करते हैं वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन कॉलम इज बी इंक्रीज बाय। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम इसकी इफेक्टिव लेंथ बताएं तो इफेक्टिव लेंथ आपके पास एल इफेक्टिव होता है, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू के इंटू एल। ठीक है, मैंने आपको बताया है। देखिएगा, एल एल इफेक्टिव क्या बताया सर हमारे पास, के इंटू एल। अब जो के होता है ये डिपेंड करता है कि वहां पर एंड कंडीशन, डिपेंड्स ऑन दी एंड कंडीशन, कि आपके पास सर एंड कंडीशन कैसी है। एंड कंडीशन मतलब वहां पे किस तरह का सपोर्ट दिया गया है। क्लियर है, बिल्कुल सही। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है सर, आपके पास टेबल IS 800 2007 देखना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं कि बोथ एंड कैसे हैं, बोल दिए सर आपके पास पिंड बोल दिए गए हैं। दोनों एंड कैसे हैं सर आपके, पिंड बोल दिए गए हैं या फिर हिंज बोल दिए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो इस कंडीशंस में क्या रहेगा, तो इस कंडीशन में मेरे पास जो एल इफेक्टिव रहेगी वो इसकी दो वैल्यू रहेगी। क्या कौन कौन सी रहेगी सर आपके पास, 1.0 एल और आपके पास दूसरी भी 1.0 एल। क्लियर है, बिल्कुल सही। सर 1.0 एल हम कब फॉलो करेंगे, सर इसको फॉलो किया जाएगा जब आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू की बात की जा रही है। थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल बोले जब हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं, और एनालिसिस कौन से सब्जेक्ट में किया जाता है सर, टॉस और डीएसएस में किया जाता है। और दूसरी जो वैल्यूज आएगी आपके पास वो कौन सी आएगी सर, वो रिकमेंडेड वैल्यू आएगी। कौन सी आएगी, रिकमेंडेड वैल्यू। और जो रिकमेंडेड वैल्यू होगी डियर आपके पास वो कौन सी होगी, आपके पास इज प्रैक्टिकली वैल्यू। और प्रैक्टिकल चीज आप कहां देखते हैं, आरसीसी के अंदर और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर। क्लियर है। तो अगर मैं बात करता हूं इन जनरल, इन जनरल की बात करते हैं,
इन जनरल जो मेरे पास एल इफेक्टिव बना यहाँ पर, वो क्या बना आपके पास, वो बना सर मेरे पास 1.0 एल बना है। किस केस में सर, जब दोनों तरफ से मेरे पास क्या है, बोथ एंड से मेरे पास सर पिन है, बोथ एंड्स कैसे हैं सर आपके पास, पिन्ड है, ठीक है, तो ये बना है। तो बात करता हूं इन केस ऑफ बैटन। अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ बैटन, तो बैटन के केस में क्या किया जाएगा, इट शुड बी इंक्रीज, इट शुड बी इंक्रीज कितना, 10%, तो इसको 10% तक क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब जब 10% इंक्रीज किया जाएगा तो यहाँ पे जो मेरे पास एल इफेक्टिव बनेगा वो 1.10 एल बन जाएगा। यानी कि मैंने कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया है आपके पास सर, 10% इंक्रीज कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो आपके पास बी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू IS 800 इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर बोथ एंड फिक्स। तो देखिएगा मैं सारी कंडीशंस आपको बता रहा हूं। पहला मैंने कंडीशन बताया था कि जब हमारे पास क्या है सर, बोथ एंड्स कैसे बोल दिए जाए, पिंड बोल दिए जाए, तो उस कंडीशन में मेरे पास एल इफेक्टिव की जो वैल्यूज आती है वो सर मेरे पास दो वैल्यूज आती है भाई। कौन कौन सी आती है सर, 1.0 एल और 1.0 एल। ये कौन सी होती है सर, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, ठीक है। और सर ये कौन सी होती है सर आपके पास, प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, प्रैक्टिकल या रिकमेंडेड वैल्यू बोलते हैं। पहला केस आपका क्लियर हो गया है। अब हम उसी तरह से सेकंड बात करते हैं कि जब सर आपके पास क्या हो, बोथ एंड फिक्स हो, दोनों एंड कैसे कर दिए जाएंगे सर आपके, फिक्स्ड कर दिए जाएंगे। तो इस कंडीशन में मेरे पास जो एल इफेक्टिव रहेगा आपके पास एक वैल्यू 0.5 एल आएगी, एक 0.65 एल आएगी। क्लियर है। ये भी आपको क्लियर हो गया सर 0.5 एल कब और ये कब। सर ये हम थ्योरेटिकल के लिए हम क्या लगाएंगे सर, आपका टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और प्रैक्टिकल के लिए सर मैं पी लिखूंगा यहाँ पर। तो ये सर थ्योरेटिकल वैल्यू है और ये सर प्रैक्टिकल वैल्यू हम आरसीसी और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स वगैरह में पढ़ते हैं, और थ्योरेटिकल वैल्यू आपके टॉस में पढ़ते हैं हम, और सर आपके सॉम के अंदर स्टडी करते हैं। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्लियर हुआ है। अब हम लिख लेते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है कि सर वन एंड क्या हो गया आपके पास, फिक्स्ड हो एंड अदर एंड कैसा हो आपके पास सर, पिन हो, अदर एंड कैसा हो सर आपके पास, पिन। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इसके लिए भी क्या कर लीजिएगा, इनको भी थोड़ा सा मैं ब्रैकेट में इनको क्लोज कर दूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। पहला सर बोथ एंड पिन, दूसरा सर बोथ एंड फिक्स, और तीसरा वन एंड फिक्स एंड अदर एंड आपके पास क्या बोल दिया गया है, फिक्स बोल दिया गया है। तो एल इफेक्टिव क्या होगा आपके पास, फिक्स एंड पिन है, तो एल इफेक्टिव की वैल्यू यहां पर आ जाएगी हमारे पास, दैट इज 0.7 एल और यहाँ पर 0.8 एल आ जाएगी। क्लियर है, 0.70 एल या 0.80 एल आ जाएगी। अब ये भी आप सब जानते हैं कि ये वैल्यू कौन सी है सर, थ्योरेटिकल, और ये वैल्यू आपके पास प्रैक्टिकली है। क्लियर है, बिल्कुल सही। अब लास्ट आता है आपके पास कि फोर्थ आएगा कि सर इफ वन एंड कैसा हो सर, फिक्स्ड हो, एंड अदर कैसा हो सर आपका, अदर फ्री हो। तो उस कंडीशन में देखिएगा, उस कंडीशंस में भी आपके पास दो वैल्यूज दिखाई देगी, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2.0 एल और ये 2.0 एल। ठीक है, तो यहां से जो मेरा रिलेशंस निकल के आएगा वो आपके पास ये थ्योरेटिकल वैल्यू है और ये सर मेरे पास प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो सारा का सारा जो आपके चार इंपॉर्टेंट केसेस थे उन सभी केस को हमने डिस्कस किया। आज बोला है बोथ एंड फिक्स, तो बोथ एंड फिक्स का देखिएगा यहाँ पे 0.5 एल आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू है, 0.65 एल, तो 0.5 एल उसने ऑलरेडी दिया गया है और 0.65 एल भी दिया गया है। तो आप किसके रिगार्डिंग जाएंगे सर, हम जाएंगे आपके प्रैक्टिकल के, मतलब आपके डीएसएस और आरसीसी के रिस्पेक्ट में। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ मेन मेंबर बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव लेसिंग कनेक्शन इन द बिल्ट अप कॉलम।
तो देखिएगा, अगर हमने बात की थी कि स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग का अगर देखते हैं तो किससे कम नहीं होना चाहिए सर, 145 से कम नहीं होना है। तो इसने बोला 135 और मोस्ट ऑफ द अनफेवरेबल, तो सर ये फॉल्स हो गया है। ठीक है, यानी कि उसने किसकी बात की थी आपसे, इसने बात की है बैटन्स की। नेक्स्ट बोला है 50 और 0.7 टाइम द मोस्ट अनफेवरेबल स्लेंडरनेस रेशियो। तो अगर मैं बैटन्स की बात करता हूं, बैटन स्लेंडरनेस रेशियो आपका किसका, बैटन का, यानी कि बैटन्स का, तो किससे कम नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर या हम लिख सकते हैं 0.7 टाइम्स लैम्डा। लैम्डा क्या हमारे पास, स्लेंडरनेस रेशियो अनफेवरेबल की। ठीक है, होल सेक्शन, होल सेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गई है सर हमारे पास, ट्रू हो गई है। तो ये हमारे पास सर ट्रू, तो यहाँ पे आप ट्रू लिखिएगा। नेक्स्ट सर 185 नहीं है, बिल्कुल सर 185 भी नहीं होगा और 225 भी नहीं होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कोई ना ऑप्शन लगाना पड़ेगा, तो बी आपका क्या हो जाएगा सर, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली टाइम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी से ही सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि इन विच केस डिजाइन ऑफ बिल्ट अप कॉलम इट्स इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो इज इंक्रीज बाय 10%। तो ऐसा किस में होता है सर, आपके बैटन ओनली में होता है, बैटन सिस्टम में होता है। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फॉर द कनेक्टिंग लेसिंग फ्लैट टू कॉलम सेक्शन विद 20 mm डाया द मिनिमम विड्थ ऑफ फ्लैट। आपको क्या बताना है, मिनिमम विड्थ बताना है, मिनिमम विड्थ। तो यहां पे आप बताएंगे सर मिनिमम विड्थ ऑफ फ्लैट। तो ये क्या होगा आपके पास, 3 टाइम्स द नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट, और नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट आपके पास कितना दे दिया है, 20 mm दे दिया गया है। तो इसको जब हम करेंगे मिनिमम विड्थ को, तो ये कितना हो जाएगा सर आपके पास 3 × 20, यानी कि सर हमारे पास आ जाएगा 60 mm। तो यहां से आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि मिनिमम विड्थ ऑफ फ्लैट क्या होता है आपका पास, 3 टाइम्स द नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट होता है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर आपके पास 60 mm आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, इंडियन स्टैंडर्ड एलसी ISLC 300 channels placed back to back at a spacing 20 cm carrying an axial load 100 tons। देखिएगा यहाँ पर स्पेसिंग दे दिया गया है, तो स्पेसिंग कितना दे दिया है सर, 20 सेंटीमीटर। एक्सियल लोड बोले तो P लिख दूंगा मैं, P आपके पास कितना दे दिया है, 100 टन दे दिया गया है। लेसिंग सिस्टम शुड बी डिजाइन टू रजिस्टर ट्रांसफर शेयर। लेसिंग सिस्टम किसके लिए डिजाइन किया जाता है, टू रजिस्टर ट्रांसवर्स शेयर, और जो ट्रांसफर शेयर्स होता है आपके पास वो 2.5% ऑफ एक्सियली लोड होता है। 2.5% ऑफ एक्सियली लोड का मतलब हो गया है एक्सियली फोर्स, आप लिख दीजिएगा, एक्सियली लोड बोल दो या आप एक्सियली फोर्स बोल दो, एक्सियली लोड या फिर, ठीक है, और ये आपको किससे रिप्रेजेंट किया है, P से। तो यहाँ पे अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं तो P इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड, परसेंटेज का क्या लगाया सर आपने, 100 लगा दिया है, 100 लगा दिया गया, मल्टीप्लाई बाय एक्सियल लोड आपके पास कितना दिया है, 100 टन दे दिया गया है। तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हुआ है, तो यहाँ से मेरे पास भी कितना आ गया है सर, 2.5 टन आ गया है। तो यहाँ पे जो आपका टू रजिस्टर ट्रांसफर शेयर कितना रजिस्टर करेगा सर, 2.5 टन रजिस्टर करेगा। कब, जब उसके लोड कितना दिया गया है, 100 किलो न्यूटन, 100 टन का दे दिया गया है। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला भी आप क्या कर लीजिएगा, इसको कैप्चर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द बकलिंग स्ट्रेस। आपको क्या निकालना है, बकलिंग स्ट्रेस। और अगर मैं बात करता हूं बकलिंग स्ट्रेस की, तो बकलिंग स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है P से। बकलिंग स्ट्रेस होता है पाई स्क्वायर EI ओवर लैम्डा स्क्वायर होता है। क्या होता है सर आपके पास, लैम्डा स्क्वायर। अब यहाँ पर सर A की वैल्यू दी है हमारे पास 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है, साथ में क्या दिया है, स्लेंडरनेस रेशो दिया है सर कितना आपके पास, 180 दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं पाई की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 3.14 होती है। तो यहां से क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, पाई 3.14 का क्या कर दीजिएगा सर, स्क्वायर। E की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाय कितना करना हमने सर, 180 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो निकालिएगा ज्यादा कैलकुलेट करके कितना आंसर आया, 3.14 × 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाय
180 इंटू 180 कितना आया सर आपके पास 60.86। ये आ गया सर 60.86 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया आपके पास। क्लियर है, किसमें आ गया है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है, तो यहां से आपका ये फाइनल जो आंसर आया है सर आपके पास, कौन सा लोड पूछा था सर आपसे, बकलिंग स्ट्रेस पूछा था, बकलिंग स्ट्रेस आ गया सर 60.86 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है, तो इसी को क्या कर लीजिएगा सर आप कैप्चर कर लीजिएगा, और यहां से जो मेरा राइट आंसर निकल के आया है वो 60.92 नियर अबाउट आ रहा है, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो गया है। और जो आपके पास यहाँ पर बकलिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है उसको भी आप एक बार याद रख सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम। आपको क्या निकालना है, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, पीएस निकालना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, पीएस हो गया है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो पीएस क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा इफेक्टिव एरिया। ठीक है, इफेक्टिव एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर किससे, कंप्रेसिव स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्टिव एरिया अपना हमारे पास दिया गया है कितना सर, आपके पास दिया गया है एई, इफेक्टिव एरिया को मैं एई लिखता हूं 2000 mm स्क्वायर दे दिया गया है, और आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी कि सिग्मा बीसी, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस आपके पास कितना दे दिया है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे दिया गया है। सॉल्व करेंगे जब वहां पर तो स्ट्रेंथ आ जाएगी मेरे पास 2000 मल्टीप्लाई बाय 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर mm, और ये 2000 mm स्क्वायर है। क्लियर है, तो यहां से आप क्या कर लीजिएगा, mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो यहां से आपके पास न्यूटन में आ जाएगा 30,000 के आसपास, 30,000 है देख लें, यह है आपके पास 30,000, यानी कि 2000 मल्टीप्लाई बाय 50, 50 नहीं 150, सॉरी 150, ये आपके पास पी एस इज इक्वल टू 12123, कुछ इसी तरह से आया है, न्यूटन में आया, किलो न्यूटन है, डिवाइड बाय 1000 कर दीजिएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा सर आपके पास 300 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आ गई वो आपके पास 300 किलो न्यूटन, यानी कि जो राइट आंसर रहा हमारे पास वो सर डी इसका राइट आंसर रहा है। क्लियर है, आपको ये फॉर्मूला आप यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है आपके पास कि एक स्टील कॉलम इज रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एट वन एंड and restrained against rotation but free to translation at the other end, the design of IS 800 2007। तो इसके लिए स्पेशल केस आते हैं, IS 800 2007 के लास्ट के 3 केसेस है, उनमें से ये केस भी दिया गया है जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास 1.2 दी गई है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर इज गिवन बाय FCD is equal to X is Fy by gamma m naught where X is the stress reduction factor is expression। तो जब हम स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर की बात करते हैं एज पर IS 800 2007 की, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर की बात की जा रही है, स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर। तो स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर बोले तो x, तो x जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा सर Fy बाई गामा m नॉट, Fy के साथ क्या आएगा आपका पास हमेशा गामा m नॉट आ जाएगा, और यहाँ पर और इसका रूट करेंगे हम, तो रूट करके क्या आ जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर माइनस लेमडा का स्क्वायर की पावर 0.5, और ये होल आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पहला एक्सप्रेशन तो आपका गलत हो गया है सर, बिल्कुल नहीं हो सकता है, पाई प्लस तो दिखेगा यहाँ पे Fy बाई गामा m नॉट भी है, बट बी में देखते हैं तो Fy बाई गामा m नॉट को उसने 1 कंसीडर किया है, 1 बाई पाई प्लस पाई स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर की पावर 0.5, तो ये हम कह सकते हैं हद तक कि सही है। सी ऑप्शन हो नहीं सकता आपका, डी भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास जो राइट आंसर बचता है वो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, तो इसको भी आप अंडरलाइन कर दीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बारी पूछा जा सकता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी
क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि हाउ मच इज द इफेक्टिव लेंथ फैक्टर। आपको क्या बताना है, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर बताना है कब, जब आपने डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट यूज किया गया हो। जब हम डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट की बात करते हैं विद एंगल प्लेस्ड ऑन अपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट, तो उस कंडीशन में मेरे पास जो इफेक्टिव लेंथ फैक्टर लिया जाता है वो आपका बिटवीन 0.7 से 0.85 के बीच लिया जाता है। डायरेक्ट है, आप इसको डायरेक्ट ही याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि एन ए आई सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोल लेंथ एल फिक्स एट दी बेस, कि एक इलेक्ट्रिक पोल की बात की गई है और इलेक्ट्रिक पोल कैसा है, फिक्स आपका बेस से है। ठीक है, तो इसका कुछ इलास्टिसिटी डिफॉर्मेशन कर्व कुछ इस तरह से बनता था, इस तरह से बनता था। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करूंगा। आपके पास इलेक्ट्रिक पोल का एग्जांपल है कुछ इस तरह से। इलेक्ट्रिक पोल होता है कि वन एंड उसका फिक्स होता है और अदर एंड उसका फ्री होता है, तो इसका जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। क्लियर है। और यहाँ पे जो मेरे पास एल इफेक्टिव बन के आता है वो आपके पास कितना होता है, एक एल यहाँ पे होता है तो एक एल, तो यहाँ पे जो एल इफेक्टिव रहेगा मेरे पास वो आपके पास 2L के हो जाएगा। क्लियर है, वो चाहे थ्योरेटिकल वैल्यू हो चाहे आपके पास रिकमेंडेड वैल्यू हो। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो गया है। ये मेरे पास वन एंड फिक्स है और अदर एंड आपके पास कैसा है, फ्री है, क्योंकि उसमें क्या है आपका रोटेशन अलाउड है। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक पोल हो गया जैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर। आपको क्या बताना है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर व्हेन बोथ द एंड रोटेशन इज फुली रिस्ट्रेन, कि दोनों एंड पे क्या बोला है, रोटेशन इज फुली रिट्रेन बोला गया है। जब फुली रिटेन होगा दोनों एंड पे तो इसका मतलब क्या है कि बोथ एंड कैसे है सर आपके पास, फिक्स्ड है। बोथ एंड कैसे हैं सर हमारे पास, फिक्स्ड है। अब जब दोनों एंड फिक्स है तो उस कंडीशंस में मैंने आपको एल इफेक्टिव बताया था, यस सर। तो उस कंडीशन में मेरे पास जो एल इफेक्टिव होता है उसकी दो वैल्यू आती है, एक आपके पास रिकमेंडेड जो आपके पास एज ए प्रैक्टिकल होती है और दूसरी आपके पास होती है थ्योरेटिकल आपके पास 0.5 एल रहता है और यहाँ पे सर 0.65 एल रहता है। तो ये आप इसको क्या कर लीजिएगा, दोनों को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिएगा 0.5 एल उसने दिया है बट 0.65 एल नहीं दिया गया, तो कोई तो आपको एक ऑप्शन सही करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ ए स्टील बीम ऑफ लेटरल टोरोसिटी। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया था स्लेंडरनेस रेशियो बताया था मैंने सर डेड लोड प्लस लाइव लोड का, तो कितना था सर, शुड नॉट बी 180 से कम नहीं होना चाहिए। स्लेंडरनेस रेशियो मैंने विंड लोड और फिर अर्थक्वेक का बताया, तो सर ये किससे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, आपका शुड नॉट बी एक्सीड 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट जब स्लेंडरनेस रेशियो हम किसकी बात करते हैं, लेटरल टॉर्जनल की बात करते हैं, तो लेटरल टॉर्जनल के केस में ये सर शुड नॉट बी किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, आपके पास 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, स्लेंडरनेस रेशियो 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, डेड लोड और लाइव लोड के केस में, विंड लोड और अर्थक्वेक केस में 250 और टॉर्जनल के केस में सर 300। तो यहाँ पर आपके पास 300 है। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि क्लास कॉलम इज डिजाइन टू एक्सियली फैक्टर लोड। एक्सियली फैक्टर लोड बोले तो पीयू आपके पास कितना दे दिया है, 300 किलो न्यूटन दे दिया गया है। द ट्रांसफर शेयर टू रजिस्टर लेसिंग सिस्टम, तो वी क्या हो जाएगा आपके पास सर, 2.5% ऑफ आपके पास फैक्टर लोड बोले तो पीयू। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2.5% का क्या जाएगा सर आपके पास, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 100 करेंगे, पी यू कितना है सर आपके पास 300, 0 0 कैंसल हुआ है आपका, 2.5 को 3, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6 एंड 7, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा सर 7.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे जो शेयर रजिस्ट हुआ कितना हुआ सर आपका 7.5 किलो न्यूटन रजिस्ट हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इन ए स्टील टाइज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज अलाउड। स्टील टाइज की बात की जा रही है, तो अगर हम बात करते हैं सर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शुड नॉट बी एक्सीड स्पैन बाय 325 और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शुड नॉट बी एक्सीड
स्पेन बाई, वैसे तो आपका स्पेन बाई 325 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, बट एक न्यू लेटेस्ट कोड आया कि मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन है वो एल बाई 350, एल बाई 350। ये किसके लिए है सर आपके पास, ये सर स्टील टाइज के लिए बोला गया है। क्लियर है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास सर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन है कि एक स्टील बिल्ट अप कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एक्सियली फोर्स, एक्सियली फोर्स बोलो तो पी आपके पास कितना दे दिया है, 1850 किलो न्यूटन दे दिया गया है। कितना दे दिया है, 1850 किलो न्यूटन। रेसिंग सिस्टम हैज टू बी डिजाइन रजिस्ट ट्रांसफर शेयर, तो V इज इक्वल टू 2.5% इनटू P। तो यहाँ पे 2.5% का हमने 100 ले लिया है, P आपके पास 1850 आ गया है, तो यहाँ से हमारे पास V कैलकुलेट होके कितना आ रहा है, कैलकुलेट कीजिएगा सर। 2.5 इंटू 1850 डिवाइड बाय किया हमने सर 100, तो यहाँ से कितना आया सर आपके पास, ये आ जाएगा सर 46.25 किलो न्यूटन। तो यहाँ से जो आया सर 46.25 किलो न्यूटन आ गया। तो इसको भी आप करो अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर, बी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या बोला है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन स्टड, इफेक्टिव लेंथ बतानी है आपको, एल इफेक्टिव किसकी बतानी है सर, बैटन सिस्टम की, बैटन सिस्टम की बतानी है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन सिस्टम क्या होता है, शुड बी इंक्रीज बाय, क्या करते हैं हम सर, शुड बी इंक्रीज बाय 10%, 10%। ठीक है, तो 10% क्या करेंगे हम सर, इंक्रीज करेंगे। कब, जब इफेक्टिव हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ हैंड बट नॉट रिस्ट्रेन इन डायरेक्शन इज टेकन। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एंड से कैसे हैं सर आपके पास, वो पिन बोला गया है कि सर बोथ हैंड इज पिन। क्या बोला गया, इसका मतलब क्या है कि सर बोथ एंड से कैसे है सर आपके पास, वो पिंड है। अब जब बोथ हैंड से पिंड है तो एल इफेक्टिव इस केस में क्या बन जाता है सर, 1.0 एल बनता है, बिल्कुल सही। बट जब हम एल इफेक्टिव देखेंगे, एल इफेक्टिव किसका देखेंगे सर हम, बैटन का बोले तो बी, तो 10% मोर होगा तो 1.10 एल हो जाएगा। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 1.1 एल लिख सकता हूं। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, सारी कंडीशंस क्लियर होगी कि जो कंडीशन है, क्या है कंडीशन, कि पोजीशन हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ हैंड, दोनों एंड से पोजीशन को हेल्ड किया जा रहा है, बट नॉट रिस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन, बट उसको डायरेक्शन में रिस्ट्रेन नहीं किया गया, उसकी डायरेक्शन को रोका नहीं। इसका मतलब क्या है कि दोनों एंड कैसे सर उसके पिंड है, तो उस कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, 1L होता है। बट बैटन के केस में क्या हो जाएगा, 10% बढ़ा दिया जाएगा। अब जब 10% बढ़ा दिया जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, 1.1L हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द कंप्रेशन मेंबर। तो अगर हम बात करते हैं टाई की, तो टाई इज द टेंशन मेंबर, पर्लिन्स इज द आल्सो टेंशन मेंबर, ग्रिट इज द आल्सो टेंशन मेंबर। ठीक है, ग्रिड तो यहाँ पे आपके पास ये आरसीसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आ गया, तो ग्रिड तो नहीं होगा। तो अगर हम पर्लिन्स की बात करते हैं, टाइज की बात करते हैं तो टेंशन मेंबर है। बट अगर हम बूम की बात करते हैं तो बूम के आपके पास प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर है। क्या है, प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर है डियर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो गया वो आपके पास बी हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, कंसीडर द फ्लोइंग फॉर लोकल कैपेसिटी ऑफ सेक्शन। आपके पास लोकल कैपेसिटी ऑफ सेक्शन की कुछ स्टेटमेंट दी गई है और बोला गया है कौन सी स्टेटमेंट सही है। जरा पहली स्टेटमेंट देखिएगा कि लोकल शेयर फेलियर इज यूजुअली इनकाउंटर्ड इन द केस ऑफ शॉर्ट स्टॉकी बीम कॉलम with relatively smaller axial compression ratio and beam column bent in reverse in curvature। तो इसका मतलब क्या है, पहली स्टेटमेंट भी सर ट्रू हो गई है। सेकंड बोला है द स्ट्रेंथ ऑफ एंड सेक्शन रीच्ड अंडर द कंबाइंड एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग, बिल्कुल सही, ये भी सर ट्रू है। थर्ड देखते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन मे बी गवर्न बाय प्लास्टिक बकलिंग ऑफ प्लेट एलिमेंट्स इन द केस ऑफ प्लास्टिक सेक्शन, कंपैक्ट सेक्शन, सेमी कंपैक्ट एंड सेमी कंपैक्ट सेक्शन, दो बारी। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया सर आपके पास, ट्रू हो गया है। तो ऑल दी स्टेटमेंट सही है, तो हम सी के साथ जाएंगे। देखिएगा अगर इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड
बिटवीन द बैटन प्लेट्स। सब तो मैंने बैटन प्लेट्स के बारे में आपको अभी भी बताया था। बैटन प्लेट क्या होता है, एक फ्लैट प्लेट सेक्शन की तरह होता है। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि सपोज करो सर हमारे पास ये दो कॉलम है, एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है। ये आपके पास सर हम लेसिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं और सर हम वहां पर बेटन भी प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और इनको हम सर कनेक्शन कर सकते हैं, रिविट से कर सकते हैं, आप बोल्ट से भी कर सकते हैं और वेल्डिंग से भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो पहला अगर स्टेटमेंट हम स्टडी करें कि दीज नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ फ्लैट प्लेट, सही है, कनेक्टिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द बिल्ट अप कॉलम इन टू पैरेलल प्लेट्स, तो बिल्कुल सर पहली स्टेटमेंट क्या है सर हमारे पास, ट्रू है। सेकंड देखते हैं कि दीज आर यूज फॉर ट्राई एक्सियल लोडिंग, इसको किसके लिए यूज किया जाता है, ट्राई एक्सियल, नहीं सर बिल्कुल गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो गया है। तो जहां पे भी ऑप्शन में आपको 2 दिखाई दे रहा है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो 2 वाली स्टेटमेंट को एलिमिनेट करो सर, सी भी नहीं हो सकता सर, डी भी नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा सर, आपका एक ही ऑप्शन बचता है और एक ऑप्शन में भी आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा सर, 1 एंड 3 हो जाएगा। थर्ड भी देख लेते हैं, द डिजाइन ऑफ बैटन कॉलम्स एंड द डिजाइन ऑफ बैटन आर यूजुअली गवर्न बाय आईएस कोड रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सही। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो स्लेंडरनेस रेशो होता है बैटन का शुड नॉट बी 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 0.7 अनफेवरेबल स्लेंडरनेस रेशो होता है। क्लियर है, ये कंडीशन बता दिया है। और बैटन कॉलम किसके लिए डिजाइन किया जाता है, मोर देन 10% स्ट्रेंथ के लिए। 10% स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी, ज्यादा होती है। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि फॉर ए लेस कॉलम द मिनिमम विड्थ ऑफ द लेसिंग बार, मिनिमम विड्थ बताना है आपको, मिनिमम विड्थ लेसिंग बार। तो ये भी क्या होता है आपके पास, 3 टाइम्स द नॉमिनल डाया होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 डी कितना है सर आपके पास 20, तो यहाँ से भी कितना आ गया सर आपका 60 mm आ गया। सिंपल सा सवाल था, आपको ये बताना है कि मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग ऑफ 3 टाइम्स द नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट या नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 60 mm हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन को देखकर लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बीम सिंपली सपोर्टेड ओवर एन इफेक्टिवली स्पैन, एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना लेते हैं हम सबसे पहले कि एक बीम है मेरे पास, ये इसकी सपोर्ट विड्थ हो गया है और ये इसकी सपोर्ट विड्थ हो गया है। अगर मैं बात करता हूं सपोर्ट विड्थ के सेंटर से लेकर सेंटर तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्पैन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं सर, इफेक्टिव स्पैन। और इफेक्टिव स्पैन आपके पास दे दिया गया है सर, कितना दे दिया है इफेक्टिव स्पैन, एल इफेक्टिव हमारे पास दे दिया है सर 9 मीटर। और उसके ऊपर क्या बोला है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देखिएगा सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, और लोड कितना लग रहा है, डब्ल्यू आपके पास 60 किलो न्यूटन पर मीटर। अब देखिएगा आपके पास W भी दिया है और L इफेक्टिव भी दिया है, तो क्या आप इसके रिगार्डिंग बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा हमारे पास, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो क्या हो जाएगा सर, W L इफेक्टिव का स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। कुछ इसी तरह से हम लिखते थे, यस सर। तो W कितना है सर मेरे पास, यहाँ पर आपके पास 60 दे दिया है, 60 इंटू 9, 9 डिवाइडेड बाय 8, स्क्वायर है यहाँ पे 9 का, तो सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई बाय 81, 60 मल्टीप्लाई बाय 81 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ रहा है आपके पास, 607। तो यहाँ से सॉल्व करके आया 607.5 किलो न्यूटन मीटर आ गया है। क्लियर है, इतना आ गया सर आपके पास, यस सर। तो इसको क्या कर लीजिएगा आप, कैप्चर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या बोला उसने, नेक्स्ट बोला है कि व्हाट इज द सेक्शन मॉडुलस, आपको क्या निकालना है, जेड फाइंड आउट करना है। जेड क्या होता है आपके पास, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम को फुट में ले लो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस या परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, सिग्मा बीसी। तो यहाँ पे सिग्मा बीसी आपको निकालना है, तो 0.66 Fy कीजिएगा। तो 0.66 इंटू 250, Fy दिया है आपके पास ऑलरेडी 250, सॉल्व करेंगे इसको आप, तो 0.66 इंटू 250, तो कितना है आपके पास सर, 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया आपके पास। क्लियर है, कुछ इस तरह की वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अगर मैं पुट करूंगा तो पुट करके मेरे पास 7.5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 रेज़ की पावर 6 डिवाइडेड बाय 165 से, सॉल्व कीजिएगा। तो 607.5 डिवाइडेड बाय 165 इंटू 10 रेज़ की पावर 6,
तो ये मेरे पास जो जेड आया वो सर 368 इंटू 10⁻³ चाहूँ अप्रोक्स तो इसको लिख सकता हूँ 3682 इंटू 10⁻³ mm³ लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो देखिएगा हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया, जैसे जैसे हमारे पास क्या दिए गए थे, गिवन दिया गया था, हम कैलकुलेट करते गए। दो वैल्यू से W और L से हमने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया तो हमने बेंडिंग मोमेंट निकाल दिया है। उसके बाद सेक्शन मॉडुलस पूछा तो Z क्या था, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बाय सिग्मा BC, तो यहाँ से हमने सिग्मा BC निकाल दिया। सिग्मा BC के लिए सर Fy गिवन था तो हमारे पास बस 165 न्यूटन पर mm² आ गया। फाइनली हमने पुट कर दिया तो हमारा जो आंसर आ गया वो आपका बी इसका राइट आंसर आ गया। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 भी देखिएगा कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ प्रिज्मेटिक कंप्रेशन मेंबर विद बोथ एंड अंडर आइडेंटिकली कंडीशन रिस्ट्रेन ट्रांसलेशन एंड फ्री रोटेशन। क्या बोला है? रिस्ट्रेन ट्रांसलेशन एंड फ्री रोटेशन। इसका मतलब है दोनों एंड्स कैसे दिए गए सर, उसके आपके पास पिन बोले गए हैं। इसका मतलब हुआ बोथ एंड पिन्स कि बोथ एंड्स कैसे हैं सर, उसके आपके पास पिंड है। और जब बोथ हैंड पिन्स है तो जो एल इफेक्टिव जो मेरे पास आता है वो क्या आता है सर आपके पास 1.0L और 1.0L। तो यहां से अगर मैं एल इफेक्टिव लिखना चाहूँ किसके इक्वल हो जाएगा सर, आपका एल के इक्वल हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया है सर, यहाँ पर बी आ गया है, क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, द क्रिटिकल बेंडिंग कंप्रेसिव stress in the extreme fiber of structural steel section is 1250 megapascal। यानी कि आपके पास क्या दे दिया है, FCRB 1250 मेगापास्कल दे दिया गया है। आगे क्या बोला है, गिवन दैट यील्ड स्ट्रेंथ, और यील्ड स्ट्रेंथ दे दिया है आपके पास, यील्ड स्ट्रेंथ कितना दे दिया है 250 मेगापास्कल। ये दो पैरामीटर्स अगर आपके पास गिवन है तो नॉन स्लेंडरनेस रेशियो आप निकाल सकते हैं, रूट क्या हो जाएगा सर आपके पास Fy डिवाइडेड बाय FCRB। तो यहां से हम नॉन स्लेंडरनेस रेशियो जब निकालेंगे तो Fy कितना है सर मेरे पास 250 डिवाइडेड बाय 1250। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो 0.40 समथिंग आएगा। कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार, 250 डिवाइडेड बाय 1250 किया हमने, रूट किया 0.4472, यानी कि अगर आप बोलो तो ये जो आएगा हमारे पास, अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास सर 0.2 आ जाएगा, यानी कि 0.2 रूट। तो यहां से अगर मेरा राइट आंसर जो आया वो आपके पास कौन सा हो जाएगा सर, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है कि स्टील कॉलम इज रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एट वन एंड and restrained only against rotation but free translation at other end, theoretical and design value is respectively। तो क्या होगा आपके पास सर इस कंडीशन में 1.2 टू 1.2 होगा या 1.2 to 1 होगा या 1 to 1 होगा। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है आपके पास कि स्ट्रक्चर स्टील ट्यूब हैज रेडियस ऑफ जायरेशन 20 mm। देखिएगा रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब आर मिनिमम आपके पास दे दिया है, कितना सर 20 mm। आपको क्या निकालना है, अनब्रेस लेंथ। अनब्रेस लेंथ बोले तो एल इफेक्टिव आपको बताना। तो स्लेंडरनेस रेशियो देखते हैं हम, ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए कितना आता है सर आपके पास 180। हालांकि गिवन नहीं है बट हमने मान लिया है कि ये होगा। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास सर, ये हो जाएगा सर एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम इज इक्वल टू 180। तो यहां से जब मैं एल इफेक्टिव निकालूंगा तो एल इफेक्टिव कितना आ जाएगा 180 इंटू आर मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जब 180 इंटू आर मिनिमम करेंगे, आर मिनिमम कितना है सर आपके पास 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 3600 mm आ जाएगा। तो एल इफेक्टिव जो मेरे पास आया वो कितना आया 3600 mm। तो 3600 mm बोले तो एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 3.6 मीटर आ गया है।
तो यहाँ से हमने ये कंडीशंस निकाल दी है। फाइनली जो आपका आंसर आ गया वो आपके पास कितना आ जाएगा सर, 3.6 मीटर आ गया है। और स्लेंडरनेस रेशियो ड्यू टू डेड लोड और लाइव लोड आप कितना कंसीडर करते हैं सर, 180 कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू चैनल सेक्शन। आपको क्या बताना है, क्राइटेरिया बताना है कब द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू चैनल सेक्शन इन ए बिल्ट अप कॉलम। पहला बोला है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मेजर एक्सिस शुड बी 5 टाइम्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट माइनर एक्सिस। नहीं सर, ये फॉल्स हो गया है। अगर हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जो आई एक्स एक्स होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वो उतना ही आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग होना चाहिए। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए तो स्लेंडरनेस रेशो एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू स्लेंडरनेस रेशो वाई वाई के रिस्पेक्ट होना चाहिए। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है दो चैनल सेक्शन का, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग सेम होना चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स। दूसरी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट माइनर एक्सिस शुड बी 5 टाइम्स। नहीं सर, ये भी फॉल्स हो गया है। सी देखते हैं, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द बेल्ट अप सेक्शन शुड बी सेम। नो सर, ये भी फॉल्स हो गया है। डी देखते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मेजर बोले तो एक्स एक्सिस, माइनर बोले तो वाई एक्सिस शुड बी सेम। यस सर, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई सर आपके पास, ट्रू हो गई है, यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन हो गया है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, द कंप्रेशन मेंबर इन ए ट्रस सिस्टम शुड बी प्रेफरेबली देन द टेंसाइल मेंबर इज सेम साइज, थिनर, हैविंग डिफरेंट साइज या थिकर। तो क्या होगा सर आपका, थिकर होगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है, कीपिंग अदर पैरामीटर्स अनचेंज्ड फॉर द कंप्रेशन मेंबर इन स्टील विच बकलिंग क्लास सेक्शन क्राइटेरिया या बकलिंग क्लास सेक्शन कैरीज मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस कंपैरेटिवली। कि आपके पास कुछ बकलिंग क्लास सेक्शन होते हैं, उनमें से कौन सा ऐसा बकलिंग क्लास सेक्शन है जो मैक्सिमम एक्सियली कंप्रेसिव स्ट्रेस को कैरी करता है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बकलिंग क्लास की, किसकी बात कर लेते हैं हम सर, बकलिंग क्लास। तो बकलिंग क्लास कितने टाइप्स की होती है सर हमारे पास, 4 टाइप्स की, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप। दूसरा देखते हैं इम्परफेक्शन फैक्टर। इम्परफेक्शन फैक्टर की बात कर लेते हैं, और इम्परफेक्शन फैक्टर को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इम्परफेक्शन फैक्टर अगर हम ए का देखते हैं तो आपके पास 0.21 रहता है, 0.34, 0.46, 0.34, 0.3446 और 0.76। अब जिस भी क्लास का इम्परफेक्शन फैक्टर जितना कम होगा, उसका क्या होगा, एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस उसका उतना ज्यादा होगा। तो ए का सबसे इम्परफेक्शन फैक्टर सबसे कम है, तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस है, मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है। और जिसका इम्परफेक्शन फैक्टर सबसे कम है उसका क्या होगा, मिनिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये दो सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसका होता है सर आपके पास, क्लास ए का होता है, और सबसे कम किसका होता है सर, 0.76 का होता है, यानी कि मिनिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, ए इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर हैविंग एक्चुअल लेंथ एल व्हेन इफेक्टिवली हेल्ड पोजीशन एट बोथ एंड, दोनों एंड से उसको हेल्ड करके रखा है, मतलब पकड़ के रखा गया है, रिस्टेन अगेंस्ट रोटेशन, उसका रोटेशन को भी रोका गया है। तो इसका मतलब क्या है कि बोथ एंड कैसे हैं सर आपके पास, सर फिक्स्ड है। क्या बोला गया है कि सर बोथ एंड्स कैसे है हमारे पास सर, फिक्स्ड है। अब जब बोथ हैंड फिक्स्ड है तो एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या आती है सर आपके पास, 0.50 एल आती है और 0.65 एल आती है। तो देखिएगा 0.65 एल आपके पास ऑलरेडी है, तो आपका आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर, बी हो गया है। और यही वैल्यू होती है आपके पास जो हम ऐसे प्रैक्टिकल स्टडी करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ बकलिंग ऑफ एक्सियली लोडेड कंप्रेशन स्टील मेंबर अकर्स व्हेन द टॉर्जनल रिजिडिटी ऑफ मेंबर इज एप्रिशिएबल स्मॉलर देन इट्स बेंडिंग रिजिडिटी। अगर आपका क्या हो, कंप्रेशन मेंबर हो सब्जेक्टेड टू टॉर्जनल हो, तो वहां पे किस तरह की बकलिंग आएगी आपके पास, शेयर बकलिंग आएगी। सर जब टॉर्जन अकर हो रहा है, यानी कि मेंबर्स के ऊपर टॉर्जनल का इफेक्ट कंसीडर किया जा रहा है, तो वहां पे टॉर्जनल बकलिंग आएगी।
तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर सी हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन दिखेगा कितने टाइम्स ये रिपीट हो गया है। क्वेश्चन क्या बोला है कि क्लैश कॉलम डिजाइन फॉर एन एक्सियली फैक्टर लोड, फैक्टर लोड दे दिया है पीयू कितना दे दिया है सर, आपके पास 200 किलो न्यूटन दे दिया गया है। आपको क्या निकालना है, ट्रांसफर शेयर रजिस्ट बाय लोड सिस्टम, यानी कि V इज इक्वल टू 2.5% इंटू पीयू। तो ये हो जाएगा आपके पास 2.5% का हमने 100 लगा दिया है और यहाँ पर आपके पास 200 कैंसिल हुआ है, तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास सर 5 किलो न्यूटन। तो यहाँ से जो मेरे पास आपके पास शेयर फोर्स रजिस्ट होगा कितना होगा सर, आपके पास 5 किलो न्यूटन होगा। तो इस तरह से जो हमारे पास डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर का पहला पार्ट था उसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। एक क्वेश्चंस मैंने आपको कमेंट्स करने के लिए कहा है कि आपने उसका आंसर सही पिक करना है। क्लियर है। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट सेशंस में, तब तक आप डियर इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।